नमस्कार विद्यार्थियों, मैं DRR 12th बायोलॉजी क्लास में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए, पिछले सेशन में हमने नर युग्मकोद्भिद की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। अपना सेकंड चैप्टर चल रहा है बायोलॉजी का, जिसके अंतर्गत अपने पढ़ रहे हैं मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। तो इस सेकंड चैप्टर के अंतर्गत पिछले सेशन में हमने मेल गेमेटोफाइट की संरचना और परिवर्धन का अध्ययन कर लिया। आज का जो अपना टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। फीमेल गेमेटोफाइट, फीमेल गेमेटोफाइट। तो देखिए, मादा युग्मकोद्भिद जो होता है, अपन अगर बात करें कि पादप के अंदर पुष्प में कौन सा प्रजनन अंग मादा जनन अंग होता है, तो अपना आंसर जाएगा गाइनोसियम, जिसे हम जायांग के नाम से जानते हैं। तो देखिए, जायांग की जो प्रत्येक इकाई होती है, इस प्रत्येक इकाई को अपने अंडक के नाम से जानते हैं। अंडक कहते हैं। और ये जो अंडक है, ये बीजांड धारण करने वाली रूपांतरित पर्ण होती है। बीजांड धारण करने वाली रूपांतरित पर्ण है। बीजांड धारण करने वाली रूपांतरित पर्ण है, अर्थात इस अंडक पर बीजांड उपस्थित रहते हैं। ठीक है। तो मटर में जो पाया जाता है वो एकांडपी स्त्री केसर पाया जाता है। एकांडपी अर्थात देखिए, गाइनोसियम या जायांग को अपने स्त्री केसर के नाम से भी जानते हैं। तो मटर के जो है पौधे, उनके अंदर एक अंडपी स्त्री केसर या एक अंडपी जायांग पाया जाता है। रेननकुलेसी कुल के जो पादप है, रेननकुलेसी, इस रेननकुलेसी कुल में जो बीजांड पाया जाता है वो होता है व्युक्ता अंडपी या पृथक अंडपी। व्युक्ता अंडपी, पृथक अंडपी, अर्थात अंडक क्या होते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। जबकि पिटूनिया जो होता है, इस पिटूनिया में युक्ता अंडपी अंडाशय पाया जाता है। युक्ता अंडपी अंडाशय पाया जाता है, अर्थात कई सारे अंडक परस्पर जुड़े रहते हैं। तो देखिए, चलिए अपने बात करते हैं जायांग की। तो हमने जायांग की एक सामान्य स्ट्रक्चर पुष्प की संरचना के दौरान बनाई थी। तो देखिए, जायांग में कौन कौन से प्रमुख भाग होते हैं। तो जायांग का सबसे ऊपरी भाग जो होता है वो वर्तिकाग्र कहलाता है, और सबसे नीचे का ये जो फ्लास्क रूपी भाग है, इसे हम अंडाशय के नाम से जानते हैं। तो सबसे ऊपरी भाग कौन सा है, वर्तिकाग्र। फिर आएगा ये नलिका रूपी संरचना है, जिसे हम वृत्तिका के नाम से जानते हैं, और ये वाला पार्ट कहलाता है अंडाशय, ओवरी के नाम से इसे हम जानते हैं। तो देखिए, अंडाशय के अंदर जो स्ट्रक्चर पाई जाती है, उन संरचनाओं को अपने क्या नाम देते हैं, उन संरचनाओं को अपने बीजांड के नाम से जानते हैं। देखिए, ये बीजांड है, इसे हम गुरु बीजाणुधानी के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं, बीजांड को गुरु बीजाणुधानी के नाम से भी जाना जाता है। बीजांड या गुरु बीजाणुधानी, गुरु बीजाणुधानी के नाम से इसे हम जानते हैं, जो कि बीजांडासन के साथ बीजांड व्रंत की सहायता से ये जुड़ा रहता है, और जिस स्थल से जुड़ा रहता है उसे हम हाइलम के नाम से जानते हैं। बीजांड व्रंत के जुड़ने के स्थान पर पाई जाने वाली एक संरचना होती है, जिसे हम रेफी के नाम से जानते हैं। चलिए इसको हम थोड़ा समझते हैं डायग्राम की सहायता से। तो देखिए, ये एक प्रारूपिक बीजांड की सामान्य संरचना है। सबसे पहले तो अपने कुछ पारिभाषिक शब्दावली है, उनसे संबंधित ध्यान देते हैं कि ये जो बीजांड है, ये पूरा का पूरा पार्ट क्या कहलाता है, बीजांड कहलाता है। यह बीजांड जिस संरचना की सहायता से जुड़ा होता है उसे हम बीजांडासन के साथ, नीचे वाला पार्ट बीजांडासन है, जिस संरचना के द्वारा, जिस तंतु के द्वारा जुड़ा होता है उसे हम फ्यूनिकल या बीजांड व्रंत के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, फ्यूनिकल या बीजांड व्रंत से के नाम से जानते हैं। और जिस स्थल से जुड़ा होता है उसे हम नाभिका के नाम से जानते हैं। अर्थात जिस स्थल के द्वारा ये
बीजांड, इस बीजांड व्रत से जुड़ा होता है उसे हम क्या नाम देते हैं, नाभिका के नाम से जानते हैं। तो नाभिका किसे कहते हैं, हाइलम किसे कहते हैं, जिस व्रत की सहायता से, जिस स्थल पर जो व्रत है उसे हम फ्यूनिकल या बीजांड व्रत के नाम से जानते हैं, और जिस स्थल पर ये व्रत बीजांड व्रत को जोड़ता है उस स्थल को हाइलम या नाभिका के नाम से जानते हैं, हाइलम या नाभिका कहते हैं। बीजांड व्रत के जुड़ने के स्थान पर एक उभरी हुई संरचना पाई जाती है जिसे हम रेफे के नाम से जानते हैं। ये जो उभरी हुई संरचना है इसे हम क्या कहते हैं, रेफे के नाम से जानते हैं। फिर देखिए ये वर्तिका है, वर्तिका के निचले भाग में अंडाशय के अंदर क्या पाया जाता है, बीजांड पाया जाता है। देखिए अगर अपने बात करें बीजांड की सामान्य संरचना की, तो बीजांड जो मृदुतकीय कोशिकाओं से मिलकर बनी गोलाकार संरचना होती है जिसका मुख्य शरीर जो है उसे हम बीजांड काय के नाम से जानते हैं। बीजांड काय का सबसे बाहरी आवरण होता है बाहरी अध्यावरण, और इसके अंदर वाला होता है आंतरिक अध्यावरण, अर्थात इसमें दो प्रकार के अध्यावरण पाए जाते हैं, और अध्यावरण रहित जो भाग है उसे हम बीजांड द्वार के नाम से जानते हैं। ये वाला पार्ट है जिस पर ये अध्यावरण अनुपस्थित रहता है, बाहरी आवरण नहीं पाया जाता, उसे हमें बीजांड द्वार के नाम से जानते हैं। इसका आधारीय भाग क्या कहलाता है, निभाग कहलाता है, चलेजा कहलाता है। ऊपर वाला जो इसका आधारीय भाग है उसे हम चलेजा के नाम से, निभाग के नाम से जानते हैं। देखिए एक ऊपर वाला पार्ट हो गया निभाग या चलेजा, और इसके द्वारा अध्यावरण की उत्पत्ति होती है, और इसमें जो ये गोलाकार संरचना दिखाई देती है इसे हम एम्ब्रियो सेक या भ्रूण कोश या अंडकोश के नाम से जानते हैं। इसमें 3 कोशिकाएं ऊपर होती है, 3 कोशिकाएं नीचे की तरफ होती है, और 2 कोशिकाएं मध्य में होती है, तो और बीच के अंदर दोनों कोशिकाएं ये आपस में जुड़ जाती है, जुड़कर एक सेकेंडरी न्यूक्लियस का निर्माण करती है, द्वितीयक केंद्रक का निर्माण करती है। अगर पूछ लिया जाए कि अंडकोश या भ्रूणकोश में कौन सी कोशिकाएं अगुणित होती है और कौन सी द्विगुणित होती है, तो अपने को ध्यान रखना है कि द्वितीयक केंद्रक क्या है, द्विगुणित कोशिका है, जबकि ऊपर वाली तीनों और नीचे वाली तीनों कोशिकाएं क्या है, अगुणित कोशिकाएं। अब देखिए 3 कोशिकाएं नीचे वाली बीच वाली कोशिका होगी अंड कोशिका, और इसके आसपास की कोशिकाओं को कहा जाता है सहायक कोशिका। 3 कोशिकाओं में 3 केंद्रक हो गए। ऊपर वाली जो निभाग की तरफ की कोशिकाएं होती है उनको हम प्रतिमुखी कोशिकाओं के नाम से जानते हैं। तो 3 केंद्रक प्रतिमुखी कोशिकाओं के हो गए, 3 हो गए अंड कोशिकाओं के, और द्वितीय केंद्रक में 2 केंद्रक उपस्थित रहते हैं, 2 केंद्रक ये हो गए। तो हम कह सकते हैं कि जो अंडकोश होता है इसमें कोशिकाओं की संख्या तो कितनी होगी, 3 3 6 और 1 7, तो ये 7 कोशिकीय संरचना होती है। और केंद्रक कितने हो गए, 8 केंद्रक। तो अंडकोश की जो संरचना होती है ये 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय संरचना होती है। तो ये कंपटीशन एग्जाम के अंदर सामान्यतः क्वेश्चन से पूछा जाता है कि एक सामान्य प्रारूपिक अंडकोश या भ्रूणकोश एम्ब्रियो सेक में कितनी कोशिकाएं और कितने केंद्रक उपस्थित रहते हैं। तो इसमें 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक है, तो नीचे की तरफ जो बीजांड द्वार की तरफ 3 कोशिकाओं का समूह है जिसमें 1 अंड कोशिका प्लस 2 सहायक कोशिकाएं हैं। इन 3 कोशिकाओं के समूह को अपने कहते हैं एग अपरेटिस, अंड समुच्चय के नाम से जानते हैं। तो अंड समुच्चय में कितनी कोशिकाएं हो गई, 3 कोशिकाएं होगी, 1 अंड कोशिका हो गई और 2 क्या हो गई, सहायक कोशिका हो गई। तो इस प्रकार की जो संरचना होती है जिसमें 7 कोशिका और 8 केंद्रक पाए जाते हैं उसे हम भ्रूण कोश के नाम से जानते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है ये किसमें पाई जाती है, ये बीजांड के अंदर पाई जाने वाली संरचना होती है। अब अगर अपने बात करें इस प्रकार के बीजांड की, तो ये बीजांड कितने प्रकार के होते हैं। देखिए अपने को ध्यान रखना है कि बीजांडों के प्रकार ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ये बीजांड होते हैं सामान्यतः 6 प्रकार के। अपने 6 प्रकार कौन कौन से उनके नाम अच्छी तरह से आपको याद रखने हैं। तो देखिए ये 6 प्रकार के जो बीजांड पाए जाते हैं ये निर्भर करता है कि एक तो ये निभाग, एक बीजांड द्वार और एक ये बीच वाला पार्ट किस प्रकार से एक दूसरे के साथ व्यवस्थित रहते हैं। इसके आधार पर अपने इसका वर्गीकरण किया गया है। बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड व्रंत किस प्रकार से पाए जाते हैं इसके आधार पर अपने क्लासिफिकेशन किया गया है। तो देखिए पहला जो प्रकार है रिजु या इसे हम ऑर्थोट्रोप्स के नाम से जानते हैं। अधिकांश जिम्नोस्पर्म पादप जो होते हैं साइकस, स्पाइनस वगैरह, इनके अंदर
तीनों संरचनाएं एक सीधी रेखा में उपस्थित रहती है, अर्थात ये वाली जो संरचना है कौन सी संरचना हो गई, बीजांड वाली होगी। इस बीजांड के ऊपरी भाग में ये बीजांड द्वार पाया जाएगा, बीजांड द्वार उपस्थित रहता है, और बीजांड द्वार के नीचे वाले क्षेत्र में बीजांड व्रंत उपस्थित रहता है। अर्थात एक सीधी रेखा के अंदर तीनों संरचनाएं उपस्थित है। ये हो गया बीजांड द्वार हो गया, ये अपना निभागीय भाग हो गया, और ये बीजांड व्रंत हो गया। अगर एक सीधी रेखा के रूप में उपस्थित हो तो इसे हम रिजु या ऑर्थोट्रोप्स के नाम से जानते हैं, जो कि जिम्नोस्पर्म पादपों की प्रमुख विशेषता होती है। अगला प्रकार प्रतीप या एनाट्रोप्स, आपको सामने जो दिखाई दे रहा है ये प्रतीप या एनाट्रोप्स बीजांड का ही प्रकार है, जो कि अधिकांश एंजियोस्पर्म 82% एंजियोस्पर्म के अंदर पाया जाता है। इसमें देखिए बीजांड व्रंत इस तरफ होगा और निभाग और बीजांड द्वार एक तरफ होगा, अर्थात इन पादपों में बीजांड 180 डिग्री पर घूमकर उल्टा हो जाता है, जिससे बीजांड द्वार हाइलम के नजदीक आ जाता है। ये हाइलम रहा, इसके नजदीक बीजांड द्वार आ जाता है। इसमें तीनों एक सीध में होते हैं, जबकि इसमें ये नजदीक आ जाता है। फिर देखिए अगला जो प्रकार है अनुप्रस्थ, जिसे हम कहते हैं। इस अनुप्रस्थ में क्या हो जाता है, सबसे पहले देखिए ब्यूटोमेसी कुल के पादपों के अंदर पाया जाता है। इन पादपों में बीजांड काय, बीजांड द्वार तथा निभाग बीजांड व्रंत के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। इसमें तो 180 डिग्री पर घूमकर उल्टा हो जाता है, जबकि इसमें 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। अगला जो प्रकार है वक्र या कैम्पाइलोट्रोप्स के नाम से इसे हमें जानते हैं। इसमें निभाग जो होता है वो बीजांड व्रंत के समकोण पर स्थित रहता है। क्रूसिफेरी और लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों में कैम्पाइलोट्रोप्स प्रकार का बीजांड पाया जाता है। अगला जो है हेमी एनाट्रोप्स के नाम से इसे हम जानते हैं। रेननकुलेसी कुल की प्रमुख विशेषता होती है। इसमें क्या होता है, बीजांड द्वार और निभाग एक ही रेखा में स्थित होते हैं। और लास्ट जो अपना प्रकार है कुंडलित या सर्सिनोट्रोप्स के नाम से जानते हैं, कैक्टेसी कुल के अंदर पाया जाता है। इसमें पूरा बीजांड 360 डिग्री के कोण पर घूम जाता है, मूवमेंट कर लेता है। तो इस प्रकार से बीजांड व्रंत जो होता है ये बीजांड को चारों तरफ से घेर लेता है। जब ये 360 डिग्री पर घूमेगा तो इसके चारों तरफ क्या आ जाएगा, ये व्रंत आ जाएगा, बीजांड व्रंत आ जाएगा। तो ये थे अपने बीजांड के प्रमुख प्रकार। अब ये बीजांड किसमें पाया जाता है, मादा प्रजनन अंग अंडाशय के अंदर उपस्थित संरचना होती है बीजांड। अब देखिए बीजांड के अंदर कौन सी क्रिया होती है, बीजांड के अंदर होती है क्रिया गुरु बीजाणु जनन। तो अगला अपना जो टॉपिक है वो है गुरु बीजाणु जनन। ठीक है, पहले हमने लघु बीजाणु जनन पढ़ा और अब है अपना मेगास्पोरोजेनेसिस। पहला था अपना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और अगला अपना जो टॉपिक है मेगास्पोरोजेनेसिस, गुरु बीजाणु जनन के नाम से जिसे जानते हैं। गुरु बीजाणु जनन अर्थात लघु बीजाणु जनन में नर युग्मक बनते हैं, तो गुरु बीजाणु जनन में कौन से युग्मक बनेंगे, मादा युग्मकों का निर्माण होगा। देखिए सेम प्रोसीजर होती है गुरु बीजाणु मातृकोशिका द्वारा। वहां क्या था, गुरु बीजाणु लघु बीजाणु मातृकोशिका थी, यहाँ गुरु बीजाणु मातृकोशिका है। गुरु बीजाणु मातृकोशिका भाग लेगी किसमें, गुरु बीजाणु जनन की क्रिया में। तो गुरु बीजाणु मातृकोशिका के द्वारा किसका निर्माण होता है, गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। सेम स्थिति है, देखिए प्रारंभ में वहां लघु बीजाणु धानी के अंदर हमने जो सेल का वर्णन किया था वो कौन सी थी, परपसु कोशिका। यहाँ पे भी परपसु कोशिका होगी, परपसु कोशिका में विभाजन होएगा और परपसु कोशिका में विभाजन होने के द्वारा बाहर की तरफ प्राथमिक द्वितीय कोशिका बनेगी और भीतर की तरफ प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका बनेगी। वहां द्वितीय कोशिका ने क्या बनाए थे, परागकोश के स्तर बनाए थे, आवरण बनाए थे। यहाँ भी बीजाणुजन जो कोशिका है वो बीजाणुओं का निर्माण करेगी और द्वितीय कोशिका क्या बना देगी, लगातार विभाजन करके इस बीजांड की भित्ति का निर्माण कर देगी, अध्यावरण का निर्माण कर देगी। और गुरु बीजाणु मातृकोशिका क्या करेगी, मियोसिस सेल डिवीजन करेगी। क्या करेगी, अर्धसूत्री विभाजन करेगी और अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप क्या बनेंगे, 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनेंगे। 4 अगुणित गुरु बीजाणुओं का निर्माण होगा। अब ये जो 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनते हैं ये रेखीय क्रम में एक दूसरे पर उपस्थित रहते हैं, रेखीय क्रम में पाए जाते हैं। इनमें से जो निभाग की तरफ जो गुरु बीजाणु पाया जाता है, देखिए ये वाला पार्ट है निभाग, चारों यहाँ व्यवस्थित हो गए। तो निभाग की तरफ का जो गुरु बीजाणु है ये क्या करेगा, मादा युग्मकोद्भिद का
निर्माण करेगा और शेष 3 गुरु बीजाणु क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो निभाग छोर पर स्थित गुरु बीजाणु, निभाग छोर पर स्थित गुरु बीजाणु ये किसकी तरफ उपस्थित रहता है, निभाग की ओर। निभाग की ओर का जो गुरु बीजाणु है वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा। और सक्रिय होने के पश्चात ये क्या करेगा, पोषण प्राप्त करता है। किससे, जो शेष 3 गुरु बीजाणु बचे हुए उनसे पोषण प्राप्त करता है। और पोषण प्राप्त करने के पश्चात ये क्या करेगा, परिवर्धन करेगा। और परिवर्धन करके ये किसका निर्माण करेगा, इस भ्रूण कोश का निर्माण करेगा, जिसे हम अंडकोश के नाम से भी, एम्ब्रियो सैक के नाम से भी जानते हैं। और ये भ्रूण कोश ही क्या कहलाता है, मादा युग्मकोद्भिद कहलाता है। तो देखिए वहां नर युग्मकोद्भिद के दौरान हमने पराग कण के अंकुरण से जो पराग नलिका निकली है, उस अंकुरित पराग कण को अपने क्या नाम दिया था, नर युग्मकोद्भिद के नाम से जाना था। और उस नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका कौन सी थी, परागकण था। यहाँ मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका कौन सी है, सक्रिय गुरु बीजाणु। कौन सी है, सक्रिय गुरु बीजाणु। तो जो मादा युग्मकोद्भिद है इसकी प्रथम कोशिका कौन सी हो जाएगी, सक्रिय गुरु बीजाणु है। ये सक्रिय गुरु बीजाणु आकार में बड़ा हो जाता है पोषण प्राप्त करते हुए, और ये 3 बार मुक्त केंद्रकीय विभाजन करता है। 3 बार क्या करता है, मुक्त केंद्रकीय विभाजन करता है। अब देखिए पहली बार इस एक सक्रिय बीजाणु ने क्या किया, विभाजन किया। पहली बार विभाजन के परिणाम स्वरूप 2 कोशिकाएं बनी। अब ये जो दोनों केंद्रक होते हैं ये विपरीत ध्रुवों की तरफ पहुंच जाते हैं। विपरीत ध्रुव, ऊपर वाला निभाग हो गया और नीचे वाला बीजांड द्वार हो गया। अब एक केंद्रक निभाग की तरफ पहुंच गया और दूसरा केंद्रक बीजांड द्वार की तरफ पहुंच गया। अब प्रत्येक केंद्रक पुनः 2 बार विभाजन करता है। देखिए ये विभाजन हो गया, फिर एक बार और विभाजन हो गया, मतलब 2-2 बार विभाजन करता है ये। अब 2-2 बार विभाजन के परिणाम स्वरूप 4 केंद्रक ऊपर की तरफ बन गए और 4 केंद्रक नीचे की तरफ बन गए। अर्थात 4 ऊपर वाले केंद्रक निभाग की तरफ बन गए और 4 नीचे वाले केंद्रक बीजांड द्वार की तरफ बन गए। अर्थात कुल कितने केंद्रक बन गए, 8 केंद्रक बन गए। इन 8 केंद्रकों में से एक ऊपर वाला केंद्रक और एक नीचे वाला केंद्रक, अर्थात एक निभाग वाला केंद्रक और एक इस बीजांड द्वार वाला केंद्रक मूवमेंट कर लेता है मध्य भाग की तरफ, और मध्य भाग में दोनों केंद्रक आपस में मिल जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या बन जाता है, द्वितीयक केंद्रक बन जाता है। अब देखिए ऊपर वाले 3 जो केंद्रक है इन्होंने क्या बना ली, प्रतिमुखी कोशिका बना ली। नीचे वाले 3 केंद्रक है इनमें से बीच वाले ने अंड कोशिका बना ली और साथ वाले दोनों केंद्रकों ने क्या बना ली, सहायक कोशिका बना ली। तो इस प्रकार से ये नीचे बीजांड द्वार की तरफ जो 3 केंद्रकों का समूह है, 3 कोशिकाओं का समूह है, इसे हम एग अप्रेटिस या अंड समुच्चय के नाम से जानते हैं। और ऊपर वाले जो है इन्हें हमें प्रतिमुखी कोशिकाओं के नाम से जानते हैं। इस प्रकार का जो भ्रूण कोश का परिवर्धन है इसे हम पॉलीगोनम प्रकार का परिवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलीगोनम प्रकार का परिवर्धन। पॉलीगोनम प्रकार का परिवर्तन क्या है, जिसके दौरान एक सक्रिय गुरु बीजाणु विभाजन के द्वारा 2 केंद्रकों का निर्माण करता है। एक केंद्रक निभाग की तरफ चला जाएगा, एक केंद्रक बीजांड द्वार की तरफ चला जाएगा। अब लगातार 2 बार क्या होगा, कोशिका विभाजन करेंगी। ये दोनों केंद्रक 2 बार विभाजन करके 4-4 केंद्रकों का निर्माण कर लेते हैं। 4 केंद्रक निभाग की तरफ और 4 केंद्रक बीजांड द्वार की तरफ। इन 4-4 केंद्रकों में से एक-एक केंद्रक मध्य में आ जाएगा और मध्य में आकर क्या बना लेगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेगा, द्वितीयक केंद्रक बना लेगा। शेष 3 ऊपर की तरफ व्यवस्थित हो जाएंगे और ये प्रतिमुखी कोशिका का निर्माण कर लेंगे और नीचे वाले 3 एग अप्रेटिस का निर्माण कर लेंगे, अंड समुच्चय का निर्माण कर लेंगे। अब देखिए अंड समुच्चय के ऊपर एक शब्द आता है आपके कि अंड समुच्चय, ये अंड समुच्चय, इसके ऊपर यहाँ तंतुरूपी संरचना पाई जाती है और इस तंतुरूपी संरचना को कहा जाता है फिलीफोरम उपकरण। फिलीफोरम अप्रेटिस के नाम से इसे हम जानते हैं। फिलीफोरम उपकरण के नाम से इसे हम जानते हैं। तो ध्यान रखना, इस फिलीफोरम उपकरण का कार्य पूछ लिया जाता है कंपटीशन एग्जाम में भी और 12th के आपके एग्जाम में भी। सबसे पहले तो देखिए फिलीफोरम उपकरण है क्या। बीजांड द्वार की तरफ 3 कोशिकाओं का समूह है।
अब 3 कोशिकाओं में से कौन कौन सी कोशिका है? 2 सहायक कोशिका और 1 अंड कोशिका। इन 3 कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है अंड समुच्चय। इस अंड समुच्चय के ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली तंतुरूपी संरचना को क्या कहते हैं? फिलीफोरम उपकरण के नाम से जानते हैं। और इसका कार्य क्या होता है? ये पराग नलिका का मार्ग निर्धारित करता है। पराग नलिका का मार्ग निर्धारित करता है। देखिए, हमने नर युग्मकोद्भिद का परिवर्तन पढ़ा। वर्तिकाग्र पर जब नर युग्मकोद्भिद गिरता है तो उस नर युग्मक गिरता है, अर्थात परागकण गिरता है, तो उस परागकण के द्वारा एक नलिका निकलती है जिसे हमने नाम दिया था पराग नलिका। अब वो पराग नलिका यहां से ऊपर वर्तिका उपस्थित है, यहां से ये वृद्धि करते हुए कहां पहुंचेगी? इस भाग में पहुंचेगी, बीजांड द्वार की तरफ पहुंचती है। अब इस वर्तिका के नीचे वाले पार्ट में जिसमें से पराग नलिका ने वृद्धि की है, हमने ये देखा था कि जनन कोशिका में विभाजन के परिणाम स्वरूप इस पराग नलिका में 2 क्या बन जाते हैं? नर युग्मक बन जाते हैं। ये 2 नर युग्मक बन गए। ये दोनों नर युग्मक अपने को कहां छोड़ने हैं? बीजांड में उपस्थित भ्रूण कोश या अंडकोश के अंदर छोड़ने हैं। अब इन दोनों नर युग्मकों को यहां छोड़ने के लिए इस पराग नलिका को इस बीजांड द्वार में से कहां प्रवेश करना पड़ेगा? बीजांड में प्रवेश करना पड़ेगा। तो इस पराग नलिका का मार्ग क्या होना चाहिए? इसका निर्धारण कौन करेगा? फिलीफोरम उपकरण के द्वारा किया जाता है। तो ये अपने मादा युग्मकोद्भिद संरचना है। किसे कहते हैं? एक प्रारूपिक भ्रूण कोश को अपने मादा युग्मकोद्भिद के नाम से जानते हैं। देखिए, गुरु बीजाणु जनन की क्रिया के द्वारा गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। कोई भी एक कोशिका जिसके अंदर जीव द्रव्य की अधिकता हो, जिसका आकार बड़ा हो, उसे हमने नाम दिया था परपसु सेल। परपसु सेल में लगातार विभाजन होता है। प्रथम विभाजन के द्वारा 2 कोशिकाएं बनती है, प्राथमिक द्वितीय कोशिका और दूसरी गुरु बीजाणु जनन कोशिका। ठीक है, तो ये बीजाणुजन जो कोशिका होती है, ये बीजाणुजन कोशिका पुनः विभाजन करती है और विभाजन के परिणाम स्वरूप 4 गुरु बीजाणु बनाती है। इन 4 में से 3 गुरु बीजाणु नष्ट होकर पोषण प्रदान करते हैं। एक गुरु बीजाणु क्या रह गया? एक्टिव रह गया। इस एक्टिव गुरु बीजाणु को हमने क्या नाम दे दिया? सक्रिय गुरु बीजाणु। सक्रिय गुरु बीजाणु ने पुनः विभाजन किया, 2 केंद्रक बने। एक केंद्रक निभाग की तरफ चला गया और दूसरा बीजांड द्वार की तरफ आ गया। अब दोनों केंद्रकों ने बारी बारी से 2 बार विभाजन किए, 2 बार विभाजन किए, जिसके परिणाम स्वरूप 4 केंद्रकों का निर्माण हो गया। ये 4 केंद्रक निभाग की तरफ चले गए और 4 बीजांड द्वार की तरफ चले गए। इन 4 केंद्रकों में से एक केंद्रक अंडकोश के मध्य में आ गया और क्या बना लिया? द्वितीयक केंद्रक बना लिया। ऊपर वाले जो शेष 3 केंद्रक बचे हैं उन्होंने प्रतिमुखी कोशिका बना ली और नीचे वाले 3 बचे हैं उन्होंने एग अपरेटिस बना लिया, अंड समुच्चय बना लिया। तो इस प्रकार से ये जो 7 कोशिकीय या 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय जो संरचना बनी, इसे हम कहते हैं अंडकोश या भ्रूण कोश, जो कि पादपों में पाया जाने वाला मादा युग्मकोद्भिद होता है। अगले चैप्टर में अपने ये पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ये पराग नलिका अपने दोनों नर युग्मकों को इस अंडकोश में छोड़ देती है और ये दोनों नर युग्मक किस प्रकार से एक द्वितीय केंद्रक के साथ और दूसरा अंड कोशिका के साथ संलयन करते हैं, द्विनिषेचन करते हैं, दोहरा निषेचन करते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन करते हैं। ये अपना अगला टॉपिक होएगा। तो ये था अपना मादा युग्मकोद्भिद का परिवर्धन तथा मादा युग्मकोद्भिद की सामान्य संरचना। तो नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका कौन सी होती है? परागकण होता है, जबकि मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका कौन सी है? सक्रिय गुरु बीजाणु है। ठीक है, दोनों ही संरचनाओं का निर्माण, परागकण का निर्माण और सक्रिय गुरु बीजाणु का निर्माण परपसु कोशिका में विभाजन के परिणाम स्वरूप होता है। तो ये अपना पादपों में, एंजियोस्पर्म पादपों में फीमेल गेमेटोफाइट की संरचना तथा परिवर्धन हो गया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।